हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्य ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन सीरीज अपनी चल रही है, आज उसमें हम बात करेंगे कक्षा 7 की हिस्ट्री की जो पुस्तक है हमारी अतीत, उसके अध्याय नंबर 4 के विषय में। इससे संबंधित जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उनके विषय में अपनी बात करने वाले हैं। दोस्तों ये हमारा चौथा अध्याय है, इसका इंडेक्स आप देख रहे हैं मुगल साम्राज्य। चौथे अध्याय का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य। अब दोस्तों यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम मुगल साम्राज्य कौन सा पढ़ेंगे, कौन से प्रश्न को देखेंगे, जो इस पुस्तक में प्रश्न बनते हैं उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों हम पूरे मुगल साम्राज्य के प्रश्नों को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों इस बात को आप विशेषतः ध्यान में रखिएगा। हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत उपयोगी है किसी भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, या फिर यूपीएससी या कोई भी ऐसा सिविल सेवा परीक्षा जो आप देने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये एक आधार का कार्य करती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुगल शासक जो थे माता की ओर से उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? चंगेज खान के, शेरशाह के, तैमूर के या फिर नादिर शाह के थे। जो मुगल शासक थे दो प्रमुख वंशों के शासक थे, दो प्रमुख वंशों के उत्तराधिकारी थे उनके थे। तो आपको ये बताना है कि माता की ओर से ये किसके उत्तराधिकारी थे? चंगेज खान के, शेरशाह के, तैमूर के या नादिर शाह के। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, चंगेज खान के थे। किसके थे उत्तराधिकारी? चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे माता की ओर से। अब हम बात करें पिता की ओर से, मुगल जो थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? आपको बताना है। पिता की ओर से तैमूर के थे, चंगेज के थे, आदिल के थे या फिर बैराम खान के थे। आपको बताना है पिता की ओर से। हमने कहा माता और पिता ये दो अलग अलग वंश थे इनके, और दोनों ही प्रसिद्ध वंश थे। माता की ओर से अभी हमने बात की किसके थे? चंगेज खान के थे। आपको बताना है पिता की ओर से ये किसके उत्तराधिकारी थे। दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, किसके उत्तराधिकारी थे? तैमूर के वंशज थे। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा जो हमारा प्रश्न है, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया, कब किया था? दोस्तों 1391 में किया था, 1389 में किया था या फिर किया था 1398 में या फिर किया था 1338 में। कब किया था दोस्तों आपको ये बताना है। तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार किया होगा हमारा सही आंसर। तो चेक कर लीजिएगा, हमारा सही आंसर है नंबर 3, 1398 में किया था। अगले प्रश्न की बात करें, चौथा हमारा प्रश्न है, प्रथम मुगल शासक बाबर जो था फरगना राज्य का उत्तराधिकार उसने प्राप्त किया था। आपको बताना है कब प्राप्त किया था। 1398 में, 1427 में, 1476 में या फिर 1494 में। कब किया था? देखिए प्रथम अगर मुगल शासक की बात करें तो वो जहीरुद्दीन बाबर को माना जाता है। आपको बताना है कब उत्तराधिकारी बना था। तो उसका सही आंसर है हमारा नंबर 4, 1494 में इसने उत्तराधिकार प्राप्त किया था। अगले प्रश्न की बात करें, पांचवा हमारा प्रश्न है, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। आपको बताना है किस किस के मध्य हुआ था। बाबर और तैमूर के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर और शेरशाह के मध्य और बाबर और शेर खान के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था पानीपत का युद्ध? यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं। तो कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? कब का तो हमने दे दिया, यहाँ पर आपको बताना है किसके मध्य हुआ था। क्या है सही आंसर? तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि दोनों में से विजयी कौन हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, वह पहली लड़ाई जिसमें बारूद, अग्नेयास्त्रों, मैदानी तोपखाने का प्रयोग अच्छे प्रकार से हुआ, सही ढंग से हुआ था, वो लड़ाई कौन सी थी? दिल्ली का युद्ध था, पानीपत का युद्ध था, चौसा का युद्ध था या वो था हल्दी घाटी का युद्ध? कौन सी ऐसी लड़ाई थी जिसमें बारूद, अग्नेयास्त्रों इनका प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर? वो है हमारा नंबर 2, पानीपत का युद्ध है, वहां पर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। सबसे पहले की अपनी बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करें, खानवा का युद्ध काफी निर्णायक युद्ध था। ये आपको बताना है कब हुआ था। 1526 में, 1527 में, 1528 में या फिर 1529 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताएं। और तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपने अपना आंसर टिक कर लिया है तो देखिएगा इसका सही आंसर है 1527। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, किसके साथ में हुआ था दोस्तों।
तो दोस्तों अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में विजयी रहा था। अभी तक आपने ये देख लिया होगा कि किन किन के मध्य हुआ था, तो अभी आपको बताना है विजयी कौन रहा था। बाबर रहा था, राणा सांगा रहा था, या फिर युद्ध अनिर्णायक रहा था, या फिर राणा सांगा हार कर भी जीत गया था। देखिए ये युद्ध हुआ था किस किस के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। आपको बताना है सही आंसर क्या है, दोनों में से कौन विजेता रहा था। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 बाबर। कौन विजयी रहा था, बाबर रहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1527 में, 1528 में, या फिर 1529 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, सही आंसर चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, 10वां हमारा प्रश्न है। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था उसमें एक तरफ तो बाबर था, तो उसके सामने कौन था जिसने युद्ध लड़ा था। वीरमदेव था, मेदिनी राय था, महाराणा प्रताप था, या फिर राणा सांगा था जिसने युद्ध लड़ा था सामने। कौन सा होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2 मेदिनी राय के साथ में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, एक तो बाबर था और एक था मेदिनी राय। और ये युद्ध कौन सा था, ये युद्ध था चंदेरी का युद्ध। अगले प्रश्न की बात करें, 11वां हमारा प्रश्न है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 37 में, 38 में, 39 में, या फिर 40 में। आपको बताना है चौसा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों। तो सही आंसर हमारा 1539 में। कब हुआ था, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 1539 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, जब सम्राट अकबर बना था, यानी अकबर जब सम्राट बना था तो उसकी आयु समय क्या थी। इस पुस्तक के हिसाब से आपको बताना है 11 वर्ष थी, 12 वर्ष थी, 13 वर्ष थी, या फिर 14 वर्ष थी। कितनी थी दोस्तों, अकबर किस आयु में सम्राट बना था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। अगले प्रश्न की बात करें, अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। अकबर ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था, 1576 में, 78 में, 68 में, या फिर 70 में। अकबर ने चित्तौड़ पर कब अधिकार किया था दोस्तों, काफी निर्णायक था ये भी, आपको बताना है कब किया था। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3 1568 में अकबर ने अधिकार किया था। किसके ऊपर, चित्तौड़ के ऊपर। 14वें प्रश्न की बात करें, मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे। मनसबदार, नौकर, जागीरदार, या फिर सूबेदार। कौन हुआ करते थे, तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 1 हुआ करते थे मनसबदार। ये काफी महत्वपूर्ण पद था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, 15वां हमारा प्रश्न है। मनसबदारी प्रथा जो थी उसमें निर्धारित किया जाता था पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, या फिर सभी चीजें। इसमें क्या क्या चीजें निर्धारित की जाती थी, मनसबदारी जो प्रथा हुआ करती थी। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4 सभी। इसमें 3 चीजें निर्धारित की जाती थी दोस्तों, एक तो पद हुआ करता था, एक वेतन हुआ करता था, और एक सैन्य उत्तरदायित्व हुआ करता था। 16वें प्रश्न की बात करें, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। यानी जो है राजस्व एकत्रित करने के लिए जो भूमि मिलती थी उसमें क्या मिलता था, उसे हम कहते थे, क्या कहते थे, सूबा कहते थे, ग्राम कहते थे, जागीर कहते थे, या फिर इक्ता कहते थे। मनसबदार को वेतन मिलता था और वेतन के लिए उसको राजस्व एकत्रित करना था, और उसके लिए जो भूमि मिलती थी उसे क्या कहते थे हम। तो दोस्तों मेरा सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे हम कहते थे जागीर। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां जो हमारा प्रश्न है। मुगल समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम का मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, सबके लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, और वो शब्द था जमींदार, मुगल, इक्तेदार, या फिर लंबरदार। क्या हुआ करता था वो शब्द, क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर। तो चेक कर लीजिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, एक ही शब्द का प्रयोग किया करते थे, और वो शब्द हुआ करता था जमींदार। अगले प्रश्न की बात करें, 18वां हमारा प्रश्न है। टोडरमल अकबर का मंत्री था। कौन सा मंत्री था, राजस्व मंत्री था, कर मंत्री था, भूमि मंत्री था, या फिर वित्त मंत्री हुआ करता था। कौन सा मंत्री हुआ करता था, किस प्रकार का मंत्री था दोस्तों। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 1, वो था राजस्व मंत्री। कौन सा हुआ करता था, राजस्व मंत्री हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, 19वां हमारा प्रश्न है। जब्त क्या था, जब्त किसे कहते थे हम।
जब्त किए हुए सामान को भूमि का एक प्रकार था, राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी या सरकारी दस्तावेज हुआ करते थे। जब्त क्या था, मुगल काल की अपनी बात कर रहे हैं। ये जो राजनीतिक शब्दावली है यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं दोस्तों, या मैं यूँ कहूँ आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। 20वें प्रश्न की बात करें, अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी, किसने की थी दोस्तों? अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? फैयाज के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा या फिर निदा फाजली के द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अबुल फजल के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, सूबों के प्रशासक जो हुआ करते थे वो कहलाते थे जागीरदार, लंबरदार, इक्तेदार या फिर सूबेदार? सूबों के जो प्रशासक एक प्रांत को ही कहते थे, तो राजनीतिक इकाई था सूबा, इसका जो प्रशासक होता था वो क्या कहलाता था आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो हमारा नंबर 4, वो कहलाता था सूबेदार। 22वें प्रश्न की बात करें, प्रत्येक प्रांत का एक वित्तीय अधिकारी होता था और उस वित्तीय अधिकारी को हम कहते थे नवाब, जागीरदार, सूबेदार या फिर दीवान? जो भी प्रांत हुआ करते थे उन प्रांत का एक वित्तीय उत्तराधिकारी होता था, वित्तीय अधिकारी हुआ करता था, उसे हम क्या कहते थे? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, उसे हम कहते थे दीवान। ये दीवान क्या होता था? एक प्रकार का वित्तीय अधिकारी हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां जो हमारा प्रश्न है, असत्य है इनमें से? बख्शी सैन्य वेतनाधिकारी होता था, सदर जो था वो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था, फौजदार थानाधिकारी होता था और कोतवाल नगर पुलिस अधिकारी हुआ करता था। क्या है सही आंसर दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है फौजदार। 3 नंबर असत्य है, क्योंकि फौजदार थानाधिकारी नहीं होता, सेना नायक होता है। ये हमारा सही है। आज भी नगर पुलिस अधिकारी जो होता है, नगर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसमें थाना कोतवाली हुआ करता है। अगले प्रश्न की बात करें, 24वां हमारा प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? मुमताज था, अर्जुमंद बानो था, मेहरुन्निसा था या फिर रजिया सुल्तान था? आपको बताना है नूरजहां जो है उसका मूल नाम क्या था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, मेहरुन्निसा हुआ करता था। अगले प्रश्न की बात करें, 25वां हमारा प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किससे संबंधित है? किसने इसको चलाया था? बाबर से, जहांगीर से, अकबर से या फिर शाहजहां से? सुलह कुल की नीति का संबंध किसके साथ में है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अकबर से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? मुगल काल में दोस्तों बहुत सारी ऐसी पुस्तकें थी जिनका संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ था। आपको बताना है रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रामायण का, महाभारत का, पंचतंत्र का था या फिर वेदों का था? क्या है दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2, महाभारत का ही नाम है रज़्मनामा। ये बहुत बार आता है ये प्रश्न, और रीट लेवल पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं अपने। निम्न में से असुमेलित है? मंगोल उज़्बेक थे, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, राठौड़ राजपूत आमेर के हुआ करते थे और सूबेदार गवर्नर से संबंधित था। आपको बताना है इनमें से असुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, राठौड़ राजपूत आमेर के नहीं थे, वो हुआ करते थे मारवाड़ के। अगले प्रश्न की बात करें, 28वां हमारा प्रश्न है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके किसको दिखाता था? सवार का संबंध किससे था? हैसियत से, सैनिक उत्तरदायित्व से, क्षमता से या फिर राजस्व से हुआ करता था? सवार के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, सैनिक उत्तरदायित्व को दर्शाता था। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रश्न जो मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने इसमें एक ही लेसन को लिया है। अगले लेसन के अंदर, अगले अध्याय में हम बात करेंगे शासक और इमारतें, या फिर अगर कम बने तो एक ही 2 अध्यायों को एक साथ देखेंगे, अन्यथा एक ही अध्याय को अपने लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अगले टेस्ट में यानी कल हम इन दोनों में से किसी पाठ के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतने अच्छे एजुकेशनल वीडियो आपको किसी और चैनल पर मिलने वाले नहीं हैं, कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आपकी तैयारी के लिए, किसी भी परीक्षा के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।